गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका देवी टेक्निकल क्लासेज में। वेलकम्स यू इन डीटीसी। देखिए, हम आज अपना एस्टीमेट का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। आपने क्या करना है, मैं इस पर एक और आईडी से लॉगिन कर रहा हूं। अभी एक सत्य प्रकाश खंडेलवाल होस्ट आ रहा होगा, और एक सत्य प्रकाश खंडेलवाल आ रहा होगा। कुछों को तो बताया कि सर चैट मैसेज कहां करने हैं। आ जाइए आप लोग सब, स्टार्ट करते हैं। एक बार देखो, इसमें आपका ऑप्शन आ रहा होगा सत्य प्रकाश खंडेलवाल होस्ट और सत्य प्रकाश। पार्टिसिपेंट में जब आप देखोगे तो सत्य प्रकाश खंडेलवाल होस्ट लिखा आ रहा होगा और एक आ रहा होगा सत्य प्रकाश खंडेलवाल। तो आप लोगों को कमेंट सत्य प्रकाश खंडेलवाल पर करने, उस पर मैं एक कमेंट भी कर रहा हूं, उस पर चैट में एक कमेंट कर रहा हूं मैं, उस पर आपको भेजना है भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे 1 से 2 मिनट में। एक बार कमेंट कर दीजिएगा। नोट्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं, नोट्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं आपको ऐप पर। गुड मॉर्निंग। क्लियर कर दो कि सर वॉइस एंड वीडियो एकदम सही आ रही है। क्लियर कर दीजिए कि वॉइस एंड वीडियो एकदम सही आ रही है। हाँ, एवरीवन पर कमेंट मत कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे 1 से 2 मिनट में। उससे पहले आपको मैं कुछ बता देता हूं। देखिए, बीच बीच में ये आप फालतू के क्वेश्चन मत पूछा करो। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना हमको टाइम मिलता है उस टाइम में हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें करें तो आप लोगों का फायदा होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा हम सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें करेंगे। हाँ, सब कुछ क्लियर है, बस क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बोला कि सर ममटी बता दो। ठीक है, मैं ममटी बता दूंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ममटी बता दूंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, आज एस्टीमेट का हमारा लेक्चर तीसरा है, ये और लेक्चर एस्टीमेट का। ये इसकी रिकॉर्डिंग आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी, घबराइए मत। इसकी रिकॉर्डिंग आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। हम आपके लिए वो प्रयास कर रहे हैं जो आपको बहुत बेटर हो। उसमें आपको एक तो नेट का इश्यू था और कुछ इश्यू आपको क्वालिटी वाइज भी था। ठीक है, और बोल रहे थे सर हैबिचुअल हो चुके हैं हम जूम पर, तो जूम भी शानदार चल रहा है, टेंशन मत लो। रिकॉर्डिंग ऐप पर ही अवेलेबल होंगी आपको। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक भाई ने पूछा था सर ममटी क्या होती है। हाँ, नोट्स ऐप में ही प्रोवाइड किए, वहां से देखिएगा। एक ने पूछा था सर ममटी क्या होती है। देखो, दो चीज बता रहा हूं, एक होती है ममटी और एक होती है बरसाती। एक होती है ममटी, एक होती है बरसाती। जब भी मैंने दोस्तों, ठीक है, जब भी मैंने दोस्तों आपको प्लिंथ एरिया की बात की थी, जब भी मैंने प्लिंथ एरिया की बात की थी, तो वहां पर ममटी और बरसाती के बारे में, ममटी और बरसाती के बारे में आपको बताया था। ठीक है, ममटी और बरसाती के बारे में आपको बताया था। हाँ भाई, देखो बरसाती क्या है, बरसाती नाम से ही पता लग रहा है कि यार बरसात का जैसा कोई सिस्टम है। किसके जैसा कोई सिस्टम है कि बोला सर बरसात के जैसा, रेन के जैसा कोई सिस्टम फॉलो हो रहा है। मैंने बोला भाई बिल्कुल ठीक है,
आपने देखा होगा जब हम घर बनाते हैं और सीढ़ियों से चल के ऊपर जाते हैं तो एक ऐसा शेड बनाया जाता है जो तीन तरफ से ढका होता है, तीन तरफ से ढका होता है। एक तरफ से हम बरसात का मजा लेते हैं, एक तरफ से हम वर्षा का मजा लेते हैं, वही वर्षा कहलाती है आपकी बरसाती। क्या कहलाती है वो दोस्तों? बरसाती। और ममटी की बात की थी कि भाई हमारी स्टेयर्स के ऊपर जैसे आप रूम से निकले और स्टेयर्स पे चढ़े, एक लैंडिंग आती है बड़ी सी, और इस लैंडिंग के जस्ट ऊपर, इस लैंडिंग के जस्ट ऊपर हम एक शेड बना देते हैं, इसको ढक देते हैं। सामान्यतः जो हमारे काटले होते हैं उनसे बना देते हैं हम, ठीक है। इस पर हम आरसीसी नहीं डालते हैं, बस ऐसे ही है कोस्टिंग के लिए। तो वो आपकी कहलाती है ममटी, वो आपकी क्या कहलाती है? ममटी। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ बरसाती, इस ऐप जूम में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। एरिया ऑफ बरसाती इज, एरिया ऑफ बरसाती इज, पहला बोलता है इंक्लूड इन प्लिंथ एरिया, दूसरा बोलता है एक्सक्लूड इन प्लिंथ एरिया। बस दो ही ऑप्शन दे रहा हूं आपको, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एरिया ऑफ बरसाती इंक्लूड की एक्सक्लूड? पहला बिल्कुल सही बोला है कि साहब एरिया ऑफ बरसाती को मैं क्या कर दूंगा? बोला कि सर इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। क्या कर दूंगा? इंक्लूड कर दूंगा। ये दो, एक बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम हमारे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम हमारे टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आपको मैंने सारे एरिया क्लियर कर दिए थे, आपको मैंने सारे एरिया क्लियर कर दिए थे, ठीक है। कुछ एरिया आपको मैंने बताया था, हाँ कुछ एरिया मैंने आपको बताया था। अब जिनकी प्रॉब्लम है एरिया तक, वो मुझसे इंडिविजुअल पूछना भाई, जिनकी एरिया तक प्रॉब्लम है वो मुझसे इंडिविजुअल पूछना व्हाट्सएप पे। अभी मैं अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहा हूँ, पार्टिसिपेंट 96 पहुंच चुके हैं, ठीक है। ध्यान रखना, सुबह सुबह जगने में आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन जगा करो, क्लास लेनी है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब एरिया के मैंने आपको बताया था कि एरिया यहां तक हमने सर खत्म कर लिया था, और फ्लोर एरिया रेशो की बात भी कर ली थी, और हमने दो तीन डेफिनेशन पढ़ लिए थे। स्टेयर कवर कोई ममटी बोलते हैं, मेजानाइन फ्लोर पढ़ लिया था, लोफ्ट पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? लोफ्ट पढ़ लिया था, ठीक है सर। 5 बजे जग जाते हैं, बिल्कुल सही है, ऐसे ही जगह करो, ठीक है। हाँ भाई, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, देखते हैं कि कितनी प्रैक्टिस हमने की है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। किसी बिल्डिंग का एक प्लान दिया है, किसी बिल्डिंग का एक प्लान दिया है, बोल रहा है कि ये स्क्वायर है। कैसा है दोस्तों? स्क्वायर है, और इसकी सेंटर लाइन डायमेंशन आपको गिवन है। क्या गिवन है? सेंटर लाइन डायमेंशन गिवन है, और साथ के साथ बोलता है कि सर थिकनेस ऑफ वॉल भी गिवन है, थिकनेस ऑफ वॉल गिवन है। मेरी बात सुनिए, एक एस्टिमेट का जो लेक्चर हमारे ऐप में अपलोड है, उसको अगर किसी ने एस्टिमेट की क्लास भी नहीं ली है तो वहां से देखिएगा, फिर समझ में आएगा। डायरेक्ट जो ये लेक्चर लेगा उसको कम समझ में आएगा, ठीक है। थिकनेस कितनी बोल रहा है? वही बोल रहा है कि 0.3 मीटर थिकनेस है, और बोल रहा है कि जो सेंट्रल लाइन डायमेंशन दी है वो दी है 14.7 मीटर गुना 14.7 मीटर, ठीक है। मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि ये आपका कोई रूम है, सपोज करो ये इसकी कोई दीवार है, और भाई दीवार की जो डायमेंशन दी है, ठीक है, दीवार की जो डायमेंशन दी है वो कहां से दी है दोस्तों? ये सेंटर टू सेंटर, ये लो, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 14.7 हो जाएगी, सेम सेम 14.7। और ये आपको दी है थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल 0.3 मीटर, थिकनेस ऑफ वॉल कितनी दी है? 0.3 मीटर। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मेरे दोस्तों प्लिंथ एरिया बताओ। क्या बोल रहा है? प्लिंथ एरिया बताओ। अब मैंने आपको बताया था कि मेरे दोस्त प्लिंथ एरिया में
प्लिंथ एरिया में एरिया ऑफ वॉल को इंक्लूड करते हैं क्या? एरिया ऑफ वॉल को इंक्लूड करते हैं क्या? जल्दी आंसर आना चाहिए। बोला कि सर करते हैं। ठीक है, सेंटर टू सेंटर 0.7 है, हाफ हो गई 0.15, नीचे की हाफ हो गई 0.15, तो 14.7 में जोड़ दो मेरे दोस्तों 0.15, बोला 0.15, 15, तो ये टोटल जो दूरी आई, ये टोटल जो डिस्टेंस आई, ये कितनी आई? 15 आई। बोला स्क्वायर इन नेचर, बोला ये भी 15 है, बोला ये भी 15 है। बोला अब एरिया निकालना सर बहुत आसान हो गया। बोला एरिया कैसे निकाल दूंगा? प्लिंथ एरिया बराबर 15 गुना 15, 225 मीटर स्क्वायर। प्लिंथ एरिया कितना आ गया मेरा? 225 मीटर स्क्वायर। इसमें किसी को कोई सी भी झंझट लग रही हो तो मुझे तुरंत बताओ कि सर समझ में नहीं आया। जल्दी बताओ, समझ में आ गया तो यस कर दो, मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, यस कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ मेरे भाइयों, इसका फ्लोर एरिया कितना होगा? बताओ फ्लोर एरिया। बोला फ्लोर एरिया पूछा है, एक तो ये एक्स डायमेंशन निकाल दो और एक ये वाई डायमेंशन निकाल दो। बताओ फ्लोर एरिया कितना होगा? ये लो निकाल भी दिया, 260.36। किस किस को गुणा किया? ये एक्स बताओ कितना है, एक्स बताओ कितना है? एक बोल रहा है 14 गुणा 14। कैसे हो सकता है 14 गुणा 14 भाई? चैन पंचोरी गलत बोल रहे हो। ये बताओ ये 14.7 है, तो भाई 0.15, 3, 14.7 में से 0.3 गया तो बोला सर 14.4 बचेगा, 14.4 बचेगा। और 14.4 को जब हम 14.4 से गुणा कर देंगे तो मेरे पास 260.36 के अलावा और कुछ नहीं आता है। तो गलत नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं आपको दिक्कत आ रही होगी न्यूमेरिकल में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो सब अलग अलग निकाल रहे, 260 नहीं 260, 207। यहां तक सब क्लियर है तो बताओ मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक सब क्लियर है तो बताओ मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है सर, आगे बढ़ो। ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी। बड़े सिंपल सिंपल आते हैं। लॉजिक क्लियर है तो कुछ भी पूछ ले, लॉजिक क्लियर है तो कुछ भी पूछ ले। एक और क्वेश्चन, सही है, एक बार और अगला क्वेश्चन करवाता हूं, चलो। हाँ भाई, एक बार और इसको ध्यान से पढ़ो। बोला द प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। किसी बिल्डिंग का प्लान रेक्टेंगल की फॉर्म में है। रेक्टेंगल से एक बात और बताता हूं आपको, पिछली बार WRD में आया था कि रेक्टेंगल की शॉर्ट की क्या है ऑटोकैड में। रेक्टेंगल की शॉर्ट की क्या है ऑटोकैड में, कि ऑटोकैड पर जब वर्क करेंगे तो रेक्टेंगल कैसे बनेगा, क्या टाइप करना पड़ेगा। बिल्कुल सही लिखा है एक दो ने, REC एंटर। क्या करेंगे? कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, कुछ टाइम बाद ऑटोकैड भी पढ़नी है भाई। REC एंटर, एंटर कुछ क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं REC एंटर। ये वाला एंटर नहीं, कंप्यूटर पे लिखा होता है एंटर। तो जिसका भी कंप्यूटर कमजोर है वो एक दो दिन के लिए दोस्तों से ले लो, पता होना चाहिए बैक स्पेस क्या है, एंटर क्या है। ठीक है, REC करते हैं। हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है द प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, सेंट्रल लाइन डायमेंशन दी है। रेक्टेंगल है तो भाई दोनों अलग अलग होंगी, इतना तो सर हमारे दिमाग में आ ही जाता है। रेक्टेंगल है तो दोनों अलग अलग होंगी। और फिर से सेंट्रल लाइन की बोल रहा है, फिर से सेंट्रल लाइन की बोल रहा है तो सर ऐसे बना दो। फिर से सेंट्रल लाइन की बोल रहा है तो सर ऐसे बढ़ा दो। और सेंट्रल लाइन का मतलब इसका सेंटर ये दूरी, इसका सेंटर ये दूरी। ठीक है, अब मैंने बोला कि यार एक तो दी है 15.3 और एक दी है 10.3, और सुपर ये दीवार मेरी जो है
ये दीवार मेरी जो है वो कितनी दे रहा है, 0.3 मीटर दे रहा है। कितनी दे रहा है, 0.3 मीटर दे रहा है। अब बोलता है कारपेट एरिया बताओ, कारपेट एरिया बताओ। कारपेट एरिया क्या होगा, इस रूम में जहां जहां मैं अपना कारपेट बिछाऊंगा, जहां जहां मैं अपना कारपेट बिछाऊंगा उसको क्या बोलेंगे, कारपेट एरिया। तो ये सेंटर से 10.3 है, सेंटर से 10.3 है। तो भैया मेरे को लगता है कि ये 0.15 घटा दिया जाए, 0.15 घटा दिया जाए। तो भाई 10.3 है पूरी, 10.3 में से 0.15 यहां से घटेगी और 0.15 यहां से घटेगी। तो ये कितनी आ जाएगी सर, 10 मीटर आ जाएगी। बताओ। और नीचे वाली कितनी आ जाएगी सर, 15 मीटर आ जाएगी। और अगर अंदर का ही एरिया चाहिए तो 15 को गुणा कर दो 10 से और आएगा 150 स्क्वायर मीटर। बताइए, कैसी भी कोई भी समस्या हो तो बताओ, इसको क्लियर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। समस्या हो तो अभी बता देना, क्वेश्चन लिखने के बाद बताते हो आप। एस्टिमेट में एक भी गलत नहीं होना चाहिए। इससे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और बहुत अच्छा सब्जेक्ट कोई सा नहीं हो सकता। प्रैक्टिस भी कम मांगता है ये, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए बस। कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ जाओ। कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ जाओ। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। नोट्स दे दिए, दे दिए, नोट्स दे दिए, नोट्स का मत पूछो बार बार, नोट्स दे दिए। देखो, आंखों से देखो, हाँ भाई, और कानों से सुनो, ऐप पर नोट्स दे दिए। द प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। बिल्डिंग का प्लान रेक्टेंगल की फॉर्म में है और बोल रहा है सेंट्रल लाइन डायमेंशन दी है 14.7 मल्टीप्लाई बाय 9.7 मीटर और थिकनेस ऑफ वॉल दी है, थिकनेस ऑफ वॉल दी है 0.30 मीटर। अब बोल रहा है फ्लोर एरिया बताओ। अब कर दो यार इसको, बिना उसके, बिना डायग्राम के कर दो यार। डाउनलोड नहीं होगा, मैंने बताया था ना ऐप में से, थोड़े टाइम बाद डीटीसी के उस पर भी मिल जाएंगे आपको ग्रुप में। हाँ भाई, 14.7 मल्टीप्लाई बाय 9.7, थिकनेस दी है 0.3। क्या पूछा है सर, बोल रहा है कि पूछ रहा है फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया। इसको तो बिना डायग्राम से कर दो, इसको तो बिना डायग्राम से करना चाहिए आपको। बोला कि बार बार डायग्राम थोड़ी बनाएंगे। हाँ भाई चलो, जो बोल रहे हैं डायग्राम बना दो, ये लो भाई। सेंटर लाइन दे रहा है बार बार और रेक्टेंगल दिया है, तो डायग्राम भी ऐसा बनाया रेक्टेंगल जैसा। और ये अंदर का रूम, ये मेरे दीवार की थिकनेस, दीवार की थिकनेस कितनी है 0.3। और ये मेरे सेंट्रल लाइन, ये सेंट्रल लाइन का आ गया सिस्टम भाई, कितनी है सेंट्रल लाइन कितनी है, बोला कि सर 9.7 है। यहां से यहां तक कितनी है, बोला सर 14.7 है। बोला कोई बात नहीं, फ्लोर एरिया तो इस डायग्राम का भी सेम होगा, फ्लोर एरिया तो इस डायग्राम का भी सेम होगा। 14.7 यही तो होगा, तो 0.33 घटा दो, तो 14.3 गुना 9.3, इन दोनों को गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 150 नहीं आएगा हरिंदर, 133 भी नहीं आएगा। सामने देखो, क्वेश्चन को समझो। हाँ भाई बताओ, सबों को समझ में आ गया क्या? फिक्स आएगा 133.36, 14.4 बटे 9.4। भाग क्यों लगा रहे हो भाई, मीटर स्क्वायर चाहिए ना। समझ में आ गया तो आगे बढ़ू, समझ में आ गया तो आगे बढ़े। क्या लिख दिया गलत, 14.7, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ 7 था ये, 7 सॉरी। और ये 15 15 3, 14.4 गुना 4 आ जाएगा ना। हाँ 9.4, 9.4 ये आएगा। आगे ने उसको 3 से गुणा कर दिया था। हाँ तो गलतियां नहीं करेंगे, आराम से करो, क्वेश्चन को सोल्व हो जाएगा।
गुणा कर लो 14.4 को 9.4 से, तो 135.36 आ रहा है। कितना आ रहा है? 135.36। हाँ भाई क्लियर है? मान लेना और जुड़ गए वो सब, जुड़े नहीं अभी। हाँ भाई आगे बढ़ रहा हूं, यहां तक कोई इशू नहीं है। अरे देखो मेरी बात सुनो, जिनको ये समझ में आया ना, पहले लेंथ लू क्या लू, ले लो कोई सी, दो ही तो है। लेकिन हम जनरली एल बाई एच चल देते हैं, ये एल मान लेता हूं और ये बी मान लेता हूं, ऐसे चलता हूं मैं एल बाई बी। ठीक है, दोबारा ध्यान दो, समझो भावनाओं को, कोई सी भी ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, कौन सा डायग्राम देख रहा है वो, आपने ये ले लिया तो क्या फर्क पड़ गया, लेकिन मैं तो एल बाई बी चलता हूं रूल के हिसाब से, तो मैंने इसको एल मान लिया, इसको बी मान लिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, क्वेश्चन में सेंटर टू सेंटर दिया, आउटर से सेंटर टू सेंटर दी थी क्वेश्चन में। ठीक है, आउटर से सेंटर टू सेंटर दी थी क्वेश्चन में। हाँ भाई अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ कारपेट एरिया सेम होगा, लेकिन कारपेट एरिया की डेफिनेशन अलग होगी। ये तो एक ही रूम की बात कर रहा हूं ना, इस फ्लोर पर ही तो बिछेगा कारपेट। मैं बोला इसमें रसोई बाथरूम ये सब कर दूं। हाँ भाई आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपन अब, आराम से पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, मस्त पढ़ो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ मेरी एक और डेफिनेशन आती है एरिया के बाद। दोस्तों ध्यान रखना, डेफिनेशंस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। लंप सम, लमसम भी बोल देते हो शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? लमसम। क्या है ये लमसम? देखो जब भी हम एस्टिमेट तैयार करते हैं, ध्यान से समझना, जब भी हम एस्टिमेट तैयार करते हैं तो उस एस्टिमेट को तैयार करने के लिए हम हमारे स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं। स्पेसिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं विनिर्देश। मतलब कि टाइल लगाऊं कि संगमरमर लगाऊं, क्या लगाऊं। ठीक है, लेबर कौन सी लगाऊं, डिप्लोमा होल्डर लगाऊं कि बीटेक लगाऊं, ये सब क्या कहलाते हैं? स्पेसिफिकेशन। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, जब हम किसी भी एस्टिमेट को बनाते समय कुछ स्पेसिफिकेशन तैयार करते हैं, लेकिन उस एस्टिमेट में कुछ आइटम को हिंदी में बोलते हैं मद। आइटम मतलब एक्सकावेशन का आइटम। ठीक है, बोला पेंटिंग करना है तो वो सब आइटम्स कहलाते हैं हमारे। क्या बोला कि जब हम एस्टिमेट तैयार करते हैं और स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं तो उनमें कुछ आइटम ऐसे आते हैं जिनको इंक्लूड करना आवश्यक नहीं होता है। बोला कि बहुत छोटे मोटे आइटम है वो। कैसे हैं? छोटे मोटे हैं। दोबारा समझो, जब हम एस्टिमेट तैयार करते हैं और स्पेसिफिकेशंस लेते हैं किसके अकॉर्डिंग? आइटम्स के अकॉर्डिंग। तो कुछ आइटम ऐसे आते हैं, छोटे मोटे आते हैं, जिनको इंक्लूड नहीं किया जाता, और उसी को आप बोलते हो लंप सम। क्या बोलते हो इसको? लंप सम। यानी कि उनकी डिटेल्ड क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती। भाई एस्टिमेट में हम डिटेल्ड क्वांटिटी लेते हैं, लेकिन कुछ आइटम ऐसे हैं जिनकी डिटेल्ड क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती है। उसी को बोलते हैं लमसम आइटम या एक मुश्त। क्या बोल देते हैं? एक मुश्त। जैसे मैंने बोला आपने कोई डेकोरेटिव वर्क कराया, क्या कराया? डेकोरेटिव वर्क कराया। मैंने बोला आपने अपनी बिल्डिंग में एक फायर सेफ्टी का कोई काम कराया। क्या बोला? साइट क्लियर करवाई, सफाई कर दो। बोला साइट क्लियरेंस कराया। ये सब मेरे लंप सम में आते हैं। ये सब मेरे किस में आते हैं? लंप सम। तो लंप सम क्लियर हो जाओ तो आगे बढ़े। लंप सम क्लियर हो जाओ तो आगे बढ़े। लमसम मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि एक मुश्त आइटम है मेरे दोस्तों, जिसकी डिटेल्ड क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती। उन आइटम्स को ये बारंबार बोलता है लंप सम। क्या बोलता है? लंप सम। अब मैं मेरी अगली डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहा हूं। हाँ भाई, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई।
अब मैं मेरी अगली डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहा हूं। डेफिनेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर याद रखना डेफिनेशन को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार डेफिनेशन को पूछा है वो। ठीक है, अब मेरी नेक्स्ट डेफिनेशन आपके इस काम से ही रिलेटेड आती है और उसको हम समझने जा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। क्या है डेफिनेशन मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, एक होती है कंटीजेंसी, एक होती है कंटीजेंसी। तो दोनों में पहले देखेंगे, पहले मैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट को समझाऊंगा, फिर आपको कंटीजेंसीज को समझाएंगे। ठीक है, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे चार्ज जो वर्क्स पर डायरेक्टली आते हो। ठीक है, क्या बोला कि यार मैं वर्क कर रहा था, मुझे लगा कि इस मेरे वर्क पर मेरे को एक सुपरवाइजर रखना है, चौकीदार रखना है, मुंशी रखना है। क्या बोला कि मेरे को मेरे वर्क पर कोई सुपरवाइजर रखना है, ठीक है, कोई मुंशी रखना है, ठीक है, कोई चौकीदार रखना है। बोला कि यार ये वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या है, बोला कि यार ऐसे चार्ज जो वर्क्स पर डायरेक्टली लिए जाते हैं और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आते हैं। कब आते हैं? ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कब आते हैं? ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आते हैं। उन्हीं को आपने नाम दिया है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें सुपरवाइजर, जिसमें चौकीदार, जिसमें मुंशी या कोई भी छोटा मोटा स्टाफ जो आपको जब जरूरत पड़ती है आप लगा लेते हो। और ये आपका टेम्परेरी स्टाफ होता है। टेम्पोरेरी के स्टाफ का मतलब क्या है कि आप क्या करते हो, जैसे ही आपका काम समाप्त हो जाएगा आप इनको हटा दोगे, लेकिन हटाने से पहले इनको एक मंथ का क्या देंगे हम? नोटिस देंगे। क्या देंगे? नोटिस देंगे। गवर्नमेंट इंडिया अथॉरिटी के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि भाई ये ऐसे वर्क होते हैं जो हमारे सडनली वर्क के दौरान आ जाते हैं। ठीक है, इनमें शामिल क्या क्या है? सुपरवाइजर लगाया, चौकीदार लगाया, मुंशी लगाया, मेट लगाया। बोला कि कब? बोला ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के दौरान। बोला कि इनको भाई टेम्परेरी स्टाफ बोलते हैं, काम खत्म होने के बाद हटा देंगे। और हटाने से पहले कितने दिन का नोटिस देंगे? एक महीने पहले इनको नोटिस दे दिया जाएगा। और इसकी जो कॉस्ट रखी जाती है वो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का कितना होता है? जल्दी बताओ, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का 1.5 होता है। कितना होता है? 1.5 से 2%। तो क्वेश्चन पूछता है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट कितना लिया जाता है? क्या पूछता है? वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट कितना लिया जाता है? तो आंसर क्या होगा? 1.5 से 2%। होता क्या है, ऐसे चार्ज जो कभी कभी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आ जाते हैं, चौकीदार लगाना पड़ गया, मुंशी लगाना पड़ गया। पता लगा साइड पर काम चल रहा था, कोई सरिया निकाल ले गया, बोला कि यार अब तो चौकीदार की सख्त आवश्यकता है। तो मैं गया चौकीदार के पास, बोला कि भाई 2 महीने का काम है। तो इस हिसाब किताब को ध्यान में रखते हैं। समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ू। समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ू। ठीक है सर, आगे बढ़िए। ऑडियो वीडियो में कोई परेशानी नहीं है ना? बढ़िया चल रहा है ना? हाँ सर, सही चल रहा है। सही नहीं, मस्त चल रहा है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट से ही रिलेट करता हुआ एक और शब्द मेरे सामने आता है और वो है कंटीजेंसी। बोल दो या जेनिस बोल दो। क्या बोलेंगे? कंटीजेंसी या जेनिस?
चार्ज। कंटीजेंसी चार्ज क्या है देखो, इनको बोलते हैं एक्सीडेंटल चार्ज, इनको बोलते हैं अनफोर्सीन चार्ज। एक्सीडेंटल क्यों बोला? बोला कि एक्सीडेंट कब होता है? बोला कभी भी हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, टोटल का। बोला कि क्या होता है ये? हाँ देखो, ये तो आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा, उसमें 1.5 से 2% का मतलब क्या है सर, ये तो बता दो। उसमें 1.5 से 2% का मतलब क्या है? बोला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट बड़ा होगा, प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो बताओ, आपसे पूछे फॉर ए बिग प्रोजेक्ट, फॉर ए बिग प्रोजेक्ट, हाँ, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट कितना लूं? 1.5 लूं कि 2 लूं? जल्दी बताओ। 1.5 लेंगे भाई? 2 नहीं आएगा, 2 वाले मत बताओ, 1.5। क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो भाई 1.5% एक बहुत बड़ी राशि हो जाएगी। मैं बोला छोटा सा प्रोजेक्ट था, 10,000 रुपए का था। बोला फिर तो यार थोड़ा ज्यादा लो, फिर तो यार थोड़ा ज्यादा लो। तो एस्टिमेट में जितने भी टू चलता है ना, टू का सिस्टम, याद रखना छोटे और बड़े प्रोजेक्ट के हिसाब किताब के मद्देनजर चलता है ये। क्लियर है बात? बात क्लियर हो गई ना? आगे बढ़ रहा हूं मैं, बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अनफोर्सिंग चार्ज, एक्सीडेंटल, आकस्मिक व्यय, आकस्मिक व्यय, अनफोर्सिंग चार्ज। पता नहीं था, छुपे हुए चार्ज, छुपे रुस्तम वाले चार्ज होते हैं ना, वो सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? कंटीजेंस चार्जेस में आ जाते हैं। जैसे जैसे मैं बोला, ऐसे चार्ज जिन्हें एस्टिमेट के किसी भी आइटम में या किसी भी सब आइटम में या सब हेड में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आ जाते हैं, फिर भी आ जाते हैं। बोला कि क्या कहलाते हैं? कंटीजेंसी चार्ज। इनको एक और नाम दिया गया है, बिन बुलाए मेहमान। बोला कि आप किसी साइट पर काम कर रहे थे, आप किसी साइट पर काम कर रहे थे, आपका दोस्त आपसे मिलने आ गया, आपका फ्रेंड आपसे मिलने आ गया। अब साइट पर पानी पिलाओगे, चाय पिलाओगे? डिपेंड करेगा फ्रेंड टू फ्रेंड्स। हो सकता है किसी को पेप्सी पिलाऊं, डिपेंड करेगा ना। सपोज करो मैं आ गया, सर आ गए, सब आ गए, तो हो सकता है नमकीन बिस्किट भी ले आऊं। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपने बोला यार ये अच्छे आ गए यार, एकदम से एक्सीडेंटल, अनफोर्सिन, पता नहीं था, बिना फोन करे आ गए। क्या कहलाएंगे? अनफोर्सिन चार्जेस, अनफोर्सिन एक्सपेंसेस। अब मैं जब एस्टिमेट बना रहा था, इनको शामिल कर रहा था क्या? बोला नहीं कर रहा था। ये छोटे मोटे चार्ज है, कभी भी आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, एक बोला सर के लिए तो खाना भी लगाएंगे। हाँ, तो फिर चार्ज बढ़ जाएगा ना आपका। इसलिए बोला कि भाई कंटीजेंसी क्या है? एक्सीडेंटल चार्ज है, कभी भी आ जाते हैं ना, मेहमान की तरह। ये घर में मेहमान कभी भी आ जाता है, और आपका बजट बिगड़ जाएगा अगर वो 15-20 दिन रुक जाएगा। क्यों? फरमाइश करता है अलग अलग। हाँ, तो इस हिसाब किताब को ध्यान रखो। कंटीजेंसी चार्ज कितना लेते हैं? 3 से 5%। आप बोलोगे सर बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी राशि है। 1 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट हुआ तो भाई 3 से 5 लाख तो आप सोचोगे कि चाय पिलाने पिलाने में लग गए। बोले कि 3 से 5 लाख की तो चाय पड़ गई। क्या पड़ गई? 3 से 5 लाख की। तो भाई ध्यान रखना, अगर इस कंटीजेंसी चार्ज का पैसा बच जाता है, इस कंटीजेंसी चार्ज का पैसा बच जाता है, तो जेब में नहीं रखते हैं हम इसको, हमारे इसको हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता है। किसमें लगा दिया जाता है? बचे हुए पैसे को वापिस हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता है। ठीक है, और इसको लगाने की अथॉरिटी देगा आपका सैंक्शन ऑफिसर। सैंक्शन ऑफिसर जिसने आपके प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है। ऐसा मत समझना कि 3 से 5% जेल में चला जाएगा। इसमें से जो पैसा बच जाएगा, आपके ऊपर जो अधिकारी होगा, ठीक है, उसका हिसाब किताब से प्रोजेक्ट पर लगाना पड़ता है। ठीक है, जेल में भी चला जाता है, दोनों की सेटिंग अच्छी है तो। हाँ भाई, ये मेरा कहलाता है कंटीजेंसी चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ू, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ू। ठीक है, अब मेरा बच जाता है नेक्स्ट डेफिनेशन,
हाँ, नेक्स्ट डेफिनेशन मेरी बच जाती है डिपार्टमेंटल चार्ज। डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंटल या सेंटेज चार्ज। देखो ये क्या होता है, जब कोई एक डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट से काम कराता है, जब कोई एक डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट से काम कराता है तो फोकट में नहीं कराता, उसके लिए उसको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला पीडब्ल्यूडी के पास एक काम आया, पीडब्ल्यूडी के पास एक काम आया, पीडब्ल्यूडी आपका स्टेट का हो गया ना, पीडब्ल्यूडी के पास एक बहुत बड़ा काम आया, उसने बोला यार ये तो इतना बड़ा काम है, हाँ बोला कि इतना बड़ा काम है इसको तो नहीं कर पाएंगे, ना तो मशीन है ना ऐसे हमारे पास इंजीनियर है पढ़े लिखे। बोला कि ठीक है यार ऐसा करो, इस मुसीबत से हटो, इस काम को सीपीडब्ल्यूडी को दे दो, किसको दे दो, सीपीडब्ल्यूडी को। या कई बार सीपीडब्ल्यूडी वाला बहुत सोचता है यार इस काम में तो बहुत हेडेक है, इस काम में तो बहुत हेडेक है, मैं इस काम को पीडब्ल्यूडी को दे देता हूं, किसको दे दूं, पीडब्ल्यूडी को। तो बात समझो कि जब कोई एक डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट को काम देता है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट को काम देता है तो उससे कुछ प्रोफेशनल फीस लेता है। क्या लेता है, प्रोफेशनल फीस। और वो प्रोफेशनल फीस एक चार्ज जो की जाती है उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिपार्टमेंटल चार्ज। क्या करेगा वो इस पैसे का, बोला मैं इस पैसे की प्लानिंग करूंगा, आपका जो प्रोजेक्ट है, बोला मैं इस प्रोजेक्ट पर सुपरविजन करूंगा, बोला कि मेरे एईएन जेईएन जो लगेंगे उनको सैलरी दूंगा। तो ये यही तो है। अब मान लो पीडब्ल्यूडी ने सीपीडब्ल्यूडी को काम दिया, अब सीए बोलेगा कि यार तुम्हारे पास सफिशिएंट एईएन जेईएन है ना, तो उसको पैसा देगा, सुपरवाइज करवाएगा, प्लानिंग करवाएगा, तो उसमें एक पैसा खर्च होगा, वो आपका डिपार्टमेंटल चार्ज या सेंटेज चार्ज कहलाता है। वेरी करता है 10 से 15%। कितना है, 10 से 15%। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए कितना होगा, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए कितना होगा, जल्दी बताओ। आधे 10 बोल रहे हैं, आधे 15। फिर ध्यान दो, मैं बोला 1 लाख का प्रोजेक्ट है, मैं बोला 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बोला इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो कम दे दो, चलो चल जाएगा। बोला छोटा सा प्रोजेक्ट है, नहीं यार 15 दो, छोटा सा है 15,000 तो दो कम से कम, ठीक है, ताकि एक डिप्लोमा बीटेक होल्डर को लगा सकूं। समझ में आ रही है बात, यहां तक सब क्लियर हो गया हो तो जल्दी से यस लिखो, मैं आगे बढ़ता हूं। सब क्लियर हो गया हो तो यस लिखो, मैं आगे बढ़ता हूं। सब क्लियर हो गया हो तो यस लिखो, मैं आगे बढ़ता हूं। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो आगे इधर आओ, बताओ मेरे को। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है सर आगे बढ़ो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक और चार्ज बच गया, एक और चार्ज बच गया, T&P चार्ज, टूल्स एंड प्लांट्स चार्ज। T&P, टूल्स एंड प्लांट। क्या बोलते हैं, टूल्स एंड प्लांट। अब मान लीजिए मेरे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, ठीक है, मेरे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया। रिपीट करना, क्या रिपीट करूं ये बताओ। मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, ठीक है, अब मैंने बोला कि यार मेरे पास तो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट आ गया। एक मतलब कोई कंपनी है, एक एलएनटी, सपोज करो एक कंपनी है एलएनटी, और उस एलएनटी के पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया 500 करोड़ का, ठीक है। एलएनटी के पास तो 5,000 करोड़ का भी आ जाता है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। क्या नाम है, एलएनटी। बोला कि इसके पास एक प्रोजेक्ट आया 5,000 करोड़ का। अब इसने क्या किया, सपोज ये प्रोजेक्ट आया राजस्थान में। अब इसने क्या किया कि राजस्थान में जहां पर इसको प्रोजेक्ट मिला, इसने अपने प्रोजेक्ट वाली साइट के पास, एक प्लांट डाला, कंक्रीट का एक प्लांट डाला। क्यों डाला, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत ज्यादा पैसा आने वाला था। बोला कि मैं अगर बॉम्बे से मशीन लेके आऊं, बोला कि बॉम्बे के प्लांट से कंक्रीट लेके आऊं तो पॉसिबल नहीं होगा वो, और बहुत बड़ा काम है, तो अपनी साइट के आसपास ही उसने प्लांट डाल दिया। और
उसको जिस जिस मशीन की आवश्यकता हुई वो सब मशीन उसने अवेलेबल करवाई, चाहे रेंट पे लाया हो चाहे खुद की लाया हो। तो इसके लिए भी एस्टिमेट में एक पैसा लिया जाता है, इसके लिए भी एस्टिमेट में एक पैसा लिया जाता है एस्टिमेट बनाते वक्त, और वो होता है 1 से 1.5%। अब आप सोचो 5,000 करोड़ का 1%, ठीक है। तो लेकिन कब लेंगे ये, कब लेंगे ये, बोला कि कब लेंगे सर, जब प्रोजेक्ट मेरा बहुत बड़ा हो और इसकी व्यवस्था जो कॉन्ट्रैक्टर है सामान्यतः उसको खुद को करनी पड़ती है, अपने खुद के टूल्स लाएगा और प्लांट भी खुद का तैयार करेगा कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि उसके लिए हमने व्यवस्था कर दी 1 से 1.5% की। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आपने जो 10 से 15% बताया डिपार्टमेंटल चार्ज, 10 कब लेते हैं 15 कब लेते हैं। बोला दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, एक स्मॉल प्रोजेक्ट और एक बिग प्रोजेक्ट। स्मॉल प्रोजेक्ट सपोज मैंने 1 लाख का कोई प्रोजेक्ट था और एक था 1 करोड़ का प्रोजेक्ट। बोला कि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो चलो मैं थोड़ा कम मुनाफा भी ले लूंगा। आप सोचो ना, कोई आप दुकानदार से एक पेन खरीद के लाओ, एक पेन खरीद के लाओ तो वो 10 रुपए का देगा, लेकिन नहीं आप बोलो यार मेरे को 100 पेन चाहिए, कितने पेन चाहिए 100 पेन चाहिए, वो बोलेगा चल ठीक है यार मैं तेरे को 9.5 रुपए का एक लगा दूंगा क्योंकि तूने पेन बढ़ा दिए। मैं बोला चल मेरे को 1,000 चाहिए बता, बोला कि यार चल हम 9 लगा दूंगा। तो देखो ना एडजस्टमेंट हो रहा है ना, छोटे के लिए मुनाफा ज्यादा, ज्यादा के लिए मुनाफा कम, और ज्यादा के लिए मुनाफा। अब ऐसा मत सोचो ना इसको पेन को 1 लाख कर दूं तो पॉकेट में दे देगा फ्री, फ्री थोड़ी देगा। समझ रहे हो ना बात को। हाँ भाई मनीष जल्दी बताओ, समझ में आ गई तो आगे बढ़ू, जल्दी कमेंट करो। ठीक है समझ में आ गई। देखो एक एक के कमेंट लेकर के चल रहा हूं, तो आप उसी क्वेश्चन को पूछना जिसमें आपको डाउट हो, ठीक है, क्योंकि एस्टिमेट बहुत सिंपल है। हमारा टारगेट है इसमें 100% देना, मतलब 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए एस्टिमेट जैसे सब्जेक्ट में 5/5, 5 में से कितना मिलना चाहिए 5, ठीक है। 10 आते हैं तो 10 में से 10 मिलना चाहिए। हाँ भाई ये मैंने आपको बताए थे, ये सब बता दिया मैंने आपको, डिपार्टमेंटल चार्ज ये सब चार्ज। अब हाँ ठीक है ना, आगे बढ़ू सर। 1.5 से 2%, हाँ 1.5 से 2% हो गया ना टीएमपी। और इसकी व्यवस्था किसान को, मतलब किसान क्या, किसान याद आ रहा है ना, इरिगेशन पड़ी है, इसकी व्यवस्था खुद को करनी पड़ती है। किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर को क्या करनी पड़ेगी, इसकी व्यवस्था खुद को करनी पड़ेगी सर। तो ये मेरे कुछ मेथड्स थे, ठीक है, ये मेरे कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई थी। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आ रहा है जो आपके बारंबार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछने की संभावना भी बहुत प्रबल है, पूछने की संभावना भी बहुत प्रबल है। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई भी कैसी भी समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हम हमारे आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक मेरा, ठीक है, इन्हीं से ही रिलेटेड है और यहां से आपका सारा इंपॉर्टेंट सिस्टम शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहां से आपका। और यहां से हम पढ़ेंगे एस्टिमेट के प्रकार के बारे में। देखो जब भी आप एस्टिमेट तैयार करते हो, मैंने बोला कि हमें लगा कि यार हमारे यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, या बोला कि यार रोड की बहुत समस्या है, या कोई छोटा सा प्रोजेक्ट आया, ठीक है। अब सबसे पहले तो एस्टिमेट लगता है बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में ये बहुत टिपिकल है। टिपिकल क्यों बना दिया, क्योंकि बोला कि यार इसमें बहुत सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है। पहले तो जमीन खरीदो, कॉस्ट ऑफ लैंड, बोला कि फिर उस जमीन की लीगल डीड पूरी करो, बोलते ना रजिस्ट्री वगैरह कराओ, जो भी कराओ, पट्टा बनवाओ, लीगल डीड्स पूरी करो। जमीन खरीदने में भी पैसा चाहिएगा, लीगल डीड्स को पूरा करने में भी पैसा चलेगा, एस्टिमेट बनाने में भी पैसा लगेगा, डिजाइन प्लानिंग कराने में भी पैसा लगेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका वर्क का इंजीनियर सुपरविजन करे तो उसका भी पैसा लगेगा। मतलब सारा काम पैसे ही पैसे का है। बोला जब ये सारा ही काम पैसे पैसे का है तो इसमें थोड़ी डिटेल्ड दो सर। बोला ठीक है। तो जब भी एस्टिमेट हम बनाते हैं ना, हमारे पास 2 तरह के एस्टिमेट होते हैं। कितने तरह के एस्टिमेट होते हैं, अगर मैं टाइप ऑफ एस्टिमेट की बात करूं, टाइप ऑफ एस्टिमेट की बात करूं तो मेरे पास कुल मिला के 2 एस्टिमेट आते हैं।
एक आता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, एक आता है डिटेल्ड एस्टिमेट। क्या आता है दोस्तों? डिटेल्ड एस्टिमेट। बात को समझना, बात की गंभीरता को समझना। एक तो क्या आता है मेरे पास? बोला कि सर एक तो मेरे पास आता है डिटेल्ड एस्टिमेट। बोला एक क्या आता है? बोला एक मेरे पास आता है अप्रोक्सीमेट। इनके बहुत सारे नाम है, वो बाद में क्लियर करूंगा। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात होती है, जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात होती है, तो मेरे भाइयों उसके लिए एक अनुमति लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? सैंक्शन लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। और पहली जो अनुमति होती है वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव। इसकी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। पहली सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब क्या है? अनुमति। सैंक्शन का मतलब क्या है? अप्रूवल। क्या बोला मैंने? जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात होती है तो सबसे पहले एक अनुमति लेनी पड़ती है, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। आई बात समझ में? तो इसमें क्या करते हैं हम? इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे लगा कि यार एक डैम बनाना है। मुझे क्या लगा भाइयों, एक डैम बनाना है। तो मैंने क्या करा, चलो यार डैम बनाना है, तो डैम बनाने के लिए थोड़ा सा करते हैं हम। बोला डैम बनाना है, इसके लिए भाई पैसा चाहिए। बोला कि पैसा चाहिए ना, और पैसा कौन देगा? बोला सबसे ऊपर डिपार्टमेंट देगा। बोला ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वालों के पास जाओ और उसके पास एक एस्टिमेट लेके जाओ। तो मैंने क्या किया, मेरे इंजीनियर का जो सबसे बड़ा इंजीनियर था, उसको बोला कि सर ये समस्या आ गई। उसने कहा ठीक है डैम बनाना है, ऐसा करो इस डैम का रफ एस्टिमेट दो मेरे को। बोला कि कितना रुपया लग जाएगा मोटा मोटा? बोला कि यार मोटा मोटा 1 करोड़ रुपया लग जाएगा, सपोज करो। ठीक है, मोटा मोटा कितना लग जाएगा? 1 करोड़ रुपया लग जाएगा। तो उसने सोचा कि यार 1 करोड़ लग जाएगा, ये मोटा मोटा सोचा उसने। और इस मोटे मोटे को सोचने के लिए जो एस्टिमेट इसने बनाया वो एक रफ एस्टिमेट था। रफली तो बोल दिया ना। मैं बोला आप मेरे पास आओ। बोला कि सर एक मकान खरीदना है, मोटा मोटा कितना लग जाएगा? मकान बनाना है 200 वर्ग गज में। मैं बोला यार 200 वर्ग गज में, तो यार इसको मैंने एक रेट से गुणा किया। बोला कि यार तेरा 25 लाख रुपए लग जाएगा यार मोटा मोटा। बोला ठीक है। तो मैंने रफली बताया। अगर वो बोलता ना मेरे को तो ये बताओ, मेरे को तो नॉन ट्रेड सीमेंट लगानी है। बोला मेरे को तो सबसे घटिया सीमेंट लगानी है। मैं बोला चल कम कर ले। बोला नहीं मेरे को तो स्टील लगाना है टाटा का। बोला नहीं मेरे को कामधेनु का स्टील लगाना है। बोला कि यार तेरी तो फ्लैक्चुएट रहेगी। वो डिटेल जानकारी हो गई। अभी मैंने क्या किया, एक रफली आइडिया दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन या अप्रूवल के लिए कौन सा एस्टिमेट बनाऊं? रफ बनाऊं, अप्रोक्सीमेट, या फिर डिटेल्ड बनाऊं? बोला कि रफ बनाओ या डिटेल्ड बनाओ। तो आप बताओ कौन सा बनाऊं आपके अकॉर्डिंग? जल्दी बताओ। बोला कि सर डिटेल्ड बनाओ। एक बोल रहा डिटेल बनाओ ना, डिटेल की आवश्यकता ही नहीं है। बोला मैं गया उसके पास, 1 करोड़ लगेगा। उसने बोला पागल है क्या, मेरे पास तो 10 लाख रुपए ही है, मेरे पास तो 10 लाख रुपए ही है। लो आपका डिटेल धरा रह जाएगा, आपका डिटेल्ड धरा रह जाएगा। तो भाई डिटेल तो जब बनाओगे, जब बोल दिया हाँ भाई जाओ, हाँ भाई जाओ तैयार हो, 1 करोड़ छोड़ो 2 करोड़ ले जाओ। समझ रहे हो बात को? बात की गंभीरता को समझो। एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन या अप्रूवल के लिए कभी भी डिटेल्ड एस्टिमेट नहीं बनेगा। क्योंकि मैं गया और उसने 1 मिनट में मना कर दिया। मैं गया डिटेल्ड बना करके पूरी बढ़िया तरीके से, ठीक है, मैं गया डिटेल बना करके साहब ये लो। बोला कि जा 1 करोड़, यहाँ पर तो 1 लाख रुपए नहीं है, तो 1 करोड़ की बात कर रहा है, तो डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना बात? तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सैंक्शन लेने के लिए डिटेल्ड नहीं चलेगा। कैसा बनाओ? रफ बनाओ, अप्रोक्सीमेट बनाओ। और अभी क्या होता है, इसकी डिटेल जानकारी मैं टाइप ऑफ एस्टिमेट में देने वाला हूं अभी। क्लियर हो गई बात? हाँ सर क्लियर है। हाँ भाई। सर आपने कंप्लीट नोट्स, अरे यार कंप्लीट नोट्स है यार, कितनी बार कहूं, आप ये नोट्स के पीछे क्यों पड़े रहते हो?
जितने नोट्स आपको दिए वो याद कर लिए क्या आपने, मेरे को ये बताओ। जितने नोट्स मैंने आपको अभी तक दिए हैं, हाँ कमेंट इसी पर पढ़ रहा हूं अजय, इसके अलावा नहीं पढ़ रहा मैं कमेंट किसी पर। मैंने बोला था कि सत्य प्रकाश खंडेलवाल होस्ट आ रहा है, तो एक आया सत्य प्रकाश खंडेलवाल। आप सत्य प्रकाश खंडेलवाल पर कमेंट करो। अजय सिंह कोई दिक्कत है तो कमेंट करो। अजय सिंह कोई दिक्कत है तो कमेंट करो। नो सर, ठीक है। देखो इतनी मैं बात कर रहा था, इतनी अच्छी आप पहुंच गए पता नहीं नोट्सों में। ठीक है, तो ऐसा मत करो आप, पढ़ाई को मजे से पढ़ो। ठीक है, बोझ बना के मत पढ़ो। अब मैं पूरी एस्टीमेट बढ़ा दूंगा, वो नोट्स के बारे में सोचता रहेगा। मैं पूरी एस्टीमेट बढ़ा दूंगा, वो नोट्स के बारे में सोचता रहेगा। राजस्थान जेई का पेपर हो जाएगा, वो नोट्स के बारे में सोचता रहेगा। राजस्थान जेई का पेपर छोड़ो, वो नौकरी लग जाएगा, जेईएन बन जाएगा और 3-4% लेना शुरू कर देगा, वो नोट्स के बारे में सोचता रहेगा। तो भाई सोच बदलोगे तो तरक्की बदलेगी। ठीक है, सोच बदलो, सब मिल जाएगा, सब मिलेगा, टेंशन मत लो आप। बस मेरे को तो आंसर देते जाओ। मैं पूछूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना है, आप बोलोगे ठीक है ले लो। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन गलत कर देंगे, गारंटी है 100 में से 50 गलत कर देंगे इसको। लेकिन समझो भावनाओं को कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन लेना है। कई बार क्या होता है, मैं इनसे पैसों के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि जब हमारा डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है, हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर छोटे छोटे कामों के लिए अलग अलग व्यवस्था है, मतलब छोटे छोटे कामों के लिए बहुत सारे अधिकारी बैठते हैं। हमारे इंडिया में तो क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन का मतलब क्या है, आपने कुछ नहीं करा, आपने अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाया कि डैम बनाना है। एक व्यक्ति जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास, बोला डैम बनाना है, अब बता क्या करूं। वो कहेगा, बोला बना दे, कहेगा नहीं बना। वो या तो दो ही बात बोलेगा, या तो बना दे या नहीं बना। एक सेकेंड, कमेंट कंटिन्यू। हाँ हाँ ठीक है, बोला कि बना दो या तो नहीं बना, खत्म, एडमिनिस्ट्रेशन का काम खत्म। बोलेगा बना दो मत बना, मेरे को पैसों से मतलब नहीं है, मेरे पास और भी काम है ना, मैं तो ये बताऊंगा बस बना दे कि मत बना। ठीक है, इसके बाद फिर एक और सैंक्शन लेनी पड़ेगी, इसके बाद एक और सैंक्शन लेनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं टेक्निकल सैंक्शन। टेक्निकल सॉरी उसको बोलते हैं आप फाइनेंशियल सैंक्शन, मतलब पैसे की स्वीकृति। क्या बोलोगे उसको आप दोस्तों, पैसों की स्वीकृति। बोला कि उसने बोल दिया डैम बना दे, ठीक है, मैं वैसे ही रफली ले गया कि मेरे को डैम बनाना है और ऐसे ऐसे बनाना है, या बनाना है, रफली बना ले गया। उसने बोला बना दे, बना दे, तो फिर बोला कि यार चलो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के पास चलो, पूछो कि पैसा है कि नहीं। बोला पैसा है, इसलिए बोल दिया बना दे। हाँ, अब मैं फ्री हो गया कि भाई इसने भी बोल दिया बना दे फाइनेंशियल। एक मिनट, हाँ ठीक है, बोल दिया कि फाइनेंशियल सपोर्ट कर देंगे, बना दो डैम। बोला कि ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल गई। अब बोलेगा कि दोस्त फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्वीकृति सैंक्शन लेने के लिए कौन सा एस्टिमेट बनाऊं, जल्दी से जवाब दो। डिटेल्ड बोल रहे हैं, एक बोल रहे, हाँ सही है। बोला कि इसमें रफ बना दिया तो इसमें तो डिटेल्ड बना दो, उसमें तो रफ बना दिया, इसमें डिटेल्ड बना दो। भाई थोड़ा दिमाग का यूज करो, दिमाग में से बारीक की बातों को हटाओ। फाइनेंशियल में यही तो बताऊंगा कि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बोला कैसे बताऊंगा, बोला कि यार पिछली बार डैम बना था ना, वो 80 लाख का बना था, और लगा ले चल 20 लाख। बोला 1 करोड़, रफली रफली। बोला रफली रफली, तो भाई इसमें भी रफ आएगा, इसमें भी क्या आएगा, रफ एस्टिमेट आएगा, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आएगा, या प्रिलिमिनरी एस्टिमेट आएगा। इसमें भी यही एस्टिमेट आएगा, कौन सा, रफली। डिटेल्ड एस्टिमेट नहीं आएगा। इस बात को समझो, भावनाओं को समझो, डिटेल्ड एस्टिमेट तो इसमें भी नहीं आएगा सर, कौन सा आएगा, रफली आएगा। ठीक है, अब ये भी हो गया, बोल दिया जा, फाइनेंस भी बहुत है, पैसा बहुत है हमारे पास, कुछ भी बना दो, आप तो बनाओ बस। बोला ठीक है यार, ये सब हो गया। अब मैं जाऊंगा टेक्निकल टीम के पास, इसके पास टेक्निकल टीम, टेक्निकल सैंक्शन लेने के लिए। अब यहां पर टेक्निकल सैंक्शन लेनी है,
बोला कि टेक्निकल लेनी है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि यार टेक्निकल सैंक्शन अगर लेना है तो डिटेल्ड तैयार करो कि डैम बनाने में कितनी कॉस्ट ऑफ लैंड है, कितनी लेबर लगेगी, लेबर कैसी होगी, स्किल्ड होगी कि कैसी होगी, सीमेंट कौन सा यूज होगा, सरिया कौन सा यूज होगा, यानी कि हर एक बारे में इस डैम की हर एक का मतलब है हर एक आइटम की डिटेल्ड जानकारी दूंगा। पता लगे कि डैम का सरिया बांधने वाला इंजीनियर नहीं है, पता लगे कि कंक्रीटिंग कराने वाला इंजीनियर नहीं है, पता लगे डैम का डिजाइन करने वाला इंजीनियर नहीं है, पता लगे डैम में कितना स्टील लगेगा, स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन करने वाला इंजीनियर नहीं है। समझ में आई बात? तो आपने देखा सर यहाँ पे तो आप डिटेल्ड बता रहे हो, यहाँ पर तो क्या बता रहे हो, डिटेल्ड बता रहे हो। यानी कि टेक्निकल सैंक्शन लेने के लिए मुझे हर हालत में जो एस्टिमेट बनाना पड़ेगा वो मेरा होगा कौन सा एस्टिमेट? डिटेल्ड एस्टिमेट। तीन बातें बताई, समझ में आ गई है तो यस लिखो, आगे बढ़ता हूं। तीन बातें बताई, समझ में आ गई है तो यस लिखो, आगे बढ़ता हूं। हाँ भाई, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। सब साफ तो नहीं हो गया ना? साफ नहीं होना चाहिए, दिमाग में जाना चाहिए। ऑल क्लियर मत कर देना, बिल्कुल साफ कर दो। कभी टेक्निकल सैंक्शन कौन देता है? टेक्निकल सैंक्शन कौन देता है मैं बताता हूं। टेक्निकल टीम होती है, देखो बोला कि सबसे पहले सबसे बड़ा इंजीनियर कौन सा होता है हमारा? चीफ इंजीनियर। डिपार्टमेंट होता है पूरा टेक्निकल का। बोला कि फिर इसके बाद बोला सुप्रीडेंटिंग इंजीनियर, बोला इसके बाद बोला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बोला इसके बाद चलो इसके बाद मैं बताओ फिर तो आते रहते हैं, एईएन आ जाता है, फिर आप लोग आ जाओगे, आप लोग का मतलब जेईएन और एईएन। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, ज्यादा पैसे का प्रोजेक्ट है तो चीफ इंजीनियर देगा। कौन देगा? चीफ इंजीनियर देगा। पीएसटी जेईएन बताता है क्या सर? हाँ भाई, इसके बाद मतलब क्या पूछ रहे हो? हाँ भाई, इसके बाद एसी। एसी का थोड़ा सा कम प्रोजेक्ट है, बताऊंगा कितने रुपए का, अलग अलग जगह अलग अलग रेट चलती है। बोला एग्जीक्यूटिव की भी कोई पावर है, बोला एएन जेईएन की बिल्कुल पावर नहीं है, एएन जेईएन की बिल्कुल पावर नहीं है, ये सैंक्शन नहीं कर सकते। ध्यान रखना, एएन बन जाओ चाहे जेईएन बन जाओ, सैंक्शन नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन हो सकता है कोई एएन जेईएन बन जाओ, वो सैंक्शन कर दे प्रोजेक्ट, लेकिन हिसाब किताब से तो सैंक्शन ये तीन ही करेंगे। ठीक है, इनको तो पिदाया जाता है, काम दिया जाता है, बना बेटा एस्टिमेट बना, चल पैसे ले रहा है ना, 3% तो ही लेगा, एस्टिमेट बना। समझ रहे बात को? तो ये आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये सब क्लियर हो चुका है कि कौन से में कौन सा एस्टिमेट काम में आएगा। ठीक है, डिटेल बता दिया है आपको, एक लाइन में भी बता सकता था, लेकिन पूरा आपको समझा दिया है मैंने। ठीक है, अब हम इन्हीं एस्टिमेट से रिलेटेड हमारा टाइप ऑफ एस्टिमेट पढ़ते हैं। इसी एस्टिमेट से रिलेटेड दोस्तों क्या पढ़ते हैं? मेरा टाइप ऑफ एस्टिमेट। मैंने आपको बताया कि हर एक सैंक्शन में जब भी बात चल रही थी तो दो तरह के ही एस्टिमेट काम में आ रहे थे। एक आ रहा था अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, एक आ रहा था डिटेल्ड एस्टिमेट। अब मैं आपसे पूछूं एक बात कि भाइयों ये बताओ कि इन दोनों एस्टिमेट का जब मैं अध्ययन करूं तो मुझे ये बताओ, आपको बताओ मोर प्रिसाइज एस्टिमेट कौन सा है? क्या पूछा कि भाई मुझे ये बता दो कि मोर प्रिसाइज अधिक शुद्ध एस्टिमेट आपको कौन सा लगा? जल्दी बताओ। बोला कि सर डिटेल्ड लगा, बिल्कुल लगेगा। कौन सा लगा? डिटेल्ड लगा। बोला ये तो मेरे को बकवास लगा। बकवास का मतलब ये क्योंकि इसमें डिटेल्ड नहीं था,
तो अधिक शुद्ध नहीं है, ये तो अप्रोक्स है। लेकिन मैंने आपको 2 बार बताई थी, प्रोबेबल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। मतलब एस्टिमेट का मतलब क्या था, प्रोबेबल कॉस्ट, ठीक है। और एक क्या है हमारी एक्चुअल कॉस्ट। डिटेल्ड वाले के साथ चलोगे तो प्रोबेबल और एक्चुअल लगभग बराबर आएंगी। डिटेल्ड वाले के साथ चलोगे तो प्रोबेबल और एक्चुअल लगभग बराबर आएंगी, मतलब अनुमानित लागत और बनाने के बाद की लागत लगभग बराबर आएंगी। इसके साथ चलोगे तो थोड़ा बहुत अंतर आएगा, इसके साथ चलोगे तो थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, हो सकता है कम में बन जाए, हो सकता है ज्यादा में बन जाए, क्योंकि मैंने रफली आइडिया दिया था कि यार रफली है तो रफली इसको बनवा लेगा। हाँ भाई, 2 तरह के अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और डिटेल्ड एस्टिमेट। कौन कौन सा है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और डिटेल्ड एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट का दूसरा नाम प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, तीसरा नाम रफ। तीसरा नाम कौन सा है दोस्तों, रफ एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट बोल दिया, प्रिलिमिनरी बोल दिया, रफ बोल दिया, एब्स्ट्रैक्ट। तीसरा चौथा नाम कौन सा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। और डिटेल्ड दूसरा कौन सा है हमारे पास, दूसरा कौन सा है, डिटेल्ड। और एक और नाम है इसका आइटम रेट एस्टिमेट। आइटम रेट एस्टिमेट क्यों बोला मेरे भाइयों, क्योंकि इसमें हर एक आइटम के बारे में, हर एक आइटम की क्वांटिटीज और उसकी रेट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला बिल्डिंग बनाई तो ये क्या करेगा, हर एक आइटम, बिल्डिंग की फाउंडेशन के बारे में, बिल्डिंग की प्लिंथ के बारे में, बीपीसी के बारे में, वॉल्स के बारे में, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, सबों के बारे में अलग अलग बातें कर, सबों के बारे में बात बताता है। इसे बोलते हैं आइटम रेट एस्टिमेट। इसको बोल दिया डिटेल, रफली एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। ये सब आपके कैसे है, अप्रोक्सीमेट है। अब बात करते हैं इस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में कौन कौन से एस्टिमेट को हम शामिल करते हैं। क्या बोला कि भाई मुझे ये बता दो सर, ये बता दो कि इसमें कौन कौन से शामिल करेंगे। बोला सबसे पहला तो आ गया प्लिंथ एरिया। पहला कौन सा आ गया मेरे दोस्त, मेरे भाई, प्लिंथ एरिया, ठीक है। क्या बोला कि सर एक प्लिंथ एरिया एस्टिमेट है। मैं बोला ठीक है यार, चलो प्लिंथ एरिया आपने मान लिया। इसके बाद दूसरा आता है मेरा क्यूब रेट या क्यूबिकल कंटेंट। कौन सा आ गया मेरे दोस्त, क्यूब रेट या क्यूबिकल कंटेंट। फिर बोल रहा हूं क्यूब रेट या क्यूबिकल कंटेंट, ठीक है। 2 मैंने आपको बताए हैं, अभी और भी है लेकिन पहले 2 समझेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल अगर मैं दूं तो रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। ये इसके कुछ एग्जांपल हो गए, अब हम बात करते हैं कि यार इनको करते कैसे। अब हम बात करते हैं कि इनको करते कैसे है और कौन सा एस्टिमेट में क्या करते हैं, तो भाई अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या रफली एस्टिमेट में क्या करोगे आप, तो ध्यान से समझना। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और रफली एस्टिमेट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, नाम से ही पता लग रहा है प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। क्या पता पड़ रहा है, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट मतलब प्रारंभिक एस्टिमेट। प्रारंभिक का मतलब क्या है, बोला कि ऐसे ही हम प्रीलिमिनरी अप्रोक्सीमेट दे रहे हैं रफली। इसमें क्या करा, आपके पास एक प्रोजेक्ट आया कि 500 बच्चों की, 500 स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्टल बनाओ। क्या बनाओ, हॉस्टल बनाओ। आप इंजीनियर थे, आपने क्या किया यार 500 का हॉस्टल बनाना है। मैंने क्या किया, मुझे पर स्टूडेंट जो हॉस्टल मेक करने में रेट आ रही थी वो पता था। सपोज 5,000 रुपए थी, क्या थी, 5,000 रुपए। मैंने एक मोटा अंदाजा लगाया कि हॉस्टल में 500 बच्चों के लिए हॉस्टल बनता है, उसमें एक बच्चे के हिसाब से कॉस्ट आती है 5,000। तो मैंने क्या किया, इस एक बच्चे की कॉस्ट 500 बच्चे की कॉस्ट से गुना करके कुछ आइडिया दे दिया। क्या कर दिया, कुछ आइडिया दे दिया। तो वही मेरा क्या कहलाएगा, रफ आइडिया। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है मैंने, रफली। इसलिए इसको नाम क्या दिया है मैंने, रफ एस्टिमेट। क्लियर है बात, हाँ 25 लाख हो गए। क्लियर है बात, ठीक है। अब बात करते हैं सर इस रफ एस्टिमेट में आपने जो पहला एस्टिमेट बताया
इस रफ एस्टिमेट में आपने जो पहला एस्टिमेट बताया उसकी बात कर दो। बोला कि ठीक है चल उसकी बात करते हैं। कौन सा था? प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। अब इसको ध्यान से समझना, यहां से आपके वो टॉपिक शुरू हो गए हैं जो कि डायरेक्टली जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन। हाँ भाई, बढ़ो आगे, बताओ, यस कर दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्लिंथ एरिया। अब हाथ होके क्लियर होना चाहिए। प्लिंथ एरिया बता दिया कि प्लिंथ एरिया में दीवार का एरिया शामिल होता है। बताओ, प्लिंथ एरिया बताया था ना, दीवार का शामिल होता है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, एस्टिमेट जब भी बनाओगे, देखो प्लिंथ एरिया मैंने क्या किया कि सपोज मेरे पास दो जगह थी अलवर में, अलवर में मेरे पास दो जगह थी। ठीक है, अलवर में मेरे पास दो जगह थी। एक थी रोड नंबर 2, जगह का नाम है। ठीक है, रोड नंबर 2। एक था अग्रसेन सर्किल, एक था अग्रसेन सर्किल। ठीक है, एक थी रोड नंबर 2, एक थी रोड नंबर 2। और दोनों पर मैंने क्या करा? एक प्लॉट खरीदा। दोनों पर मैंने क्या करा? एक 200 गज का प्लॉट खरीदा। अब अब ये तो आपने प्लॉट खरीद लिया। अब भाई एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना कि ये जो प्लॉट खरीदा गया है इसकी रेट अलग है, क्योंकि मैंने बताया था ना कॉस्ट ऑफ लैंड को भी इंक्लूड कर देते हैं कई बार। प्लॉट खरीदा ये तो सस्ता मिल जाएगा अग्रसेन सर्किल वाला, और ये वाला महंगा मिलेगा। क्यों? ये एक पॉश एरिया है, ये एक अच्छी जगह है। तो आप बोलोगे सर ये तो वेरी कर रहा है ना, मैं बोलूंगा बिल्कुल वेरी कर रहा है। बोला कि चलो मैं प्लॉट की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूं मैंने दो मकान बनाए, मैंने दो मकान बनाए, और उस मकान का जो एरिया था, उस मकान का जो प्लिंथ एरिया था, एक का था 200 मीटर स्क्वायर और दूसरे का भी था 200 मीटर स्क्वायर। इसमें मैंने बोला था कि टाइल लगा देना, इसमें मैंने बोला था ना मार्बल लगाना, इसमें मैंने बोला था व्हाइट वॉशिंग कर देना, इसमें मैंने बोला डिस्टेम्पर कर देना। तो क्या दोनों की रेट सेम आएगी? क्या दोनों की रेट सेम आएगी? ध्यान रखना, मैं एस्टिमेट बनाना सिखा रहा हूं। बोला कि ना सेम क्यों आएगी? इसका स्पेसिफिकेशन अलग है, इसका स्पेसिफिकेशन अलग है, इसकी रेट अलग आएगी, इसकी रेट अलग आएगी। तो आप बोलोगे सर ये तो वेरी कर रही है ना, मैं बोला हाँ वेरी कर रही है, लेकिन इतना सारा दिमाग थोड़ी लगाना है हमको, हम रफली कैलकुलेट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने के लिए उस बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया को एक अप्रोक्सीमेट प्लिंथ एरिया कॉस्ट से गुणा कर दूंगा। दोबारा समझो। अब देखो यार, पूरा प्लिंथ समझाया था, फिर एक पूछ रहा है कि कोर्टयार्ड का क्या हिसाब किताब है, फिर एक पूछ रहा है कोर्टयार्ड का क्या हिसाब किताब है। जब तक आपको प्लिंथ एरिया के डायरेक्शन नहीं पता होगा, ठीक है, मैं बोला एक्सक्लूड रखते हैं, एक्सक्लूड शामिल नहीं करते। कैंटिलीवर पोर्च बताओ, जल्दी बताओ। देखो याद रखो, भूलो मत, याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ जाएगा, क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। तो उन रिलेशन को उन रिलेशन को भाइयों बनाए रखो, उन रिलेशन के अकॉर्डिंग पढ़ो। हाँ, प्लिंथ एरिया समझाया था बहुत अच्छी तरह। सामने देखो मैंने क्या किया, मेरे बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया को 200 मीटर स्क्वायर एरिया को प्लिंथ एरिया रेट से गुणा करा, और सपोज वो थी 1500 रुपए पर मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर को काट दिया। मेरे पास उस बिल्डिंग की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आ गई, मेरे पास उस बिल्डिंग की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आ गई। तो ये मेरा कहलाता है, ये मेरा कहलाता है, क्या कहलाता है? प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। ये मेरा क्या कहलाता है? प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। मतलब सर आपने तो ये किया कि सपोज एक कमरे का मकान है और ये इसकी दीवार है, आपने इसकी आउट टू आउट लंबाई चौड़ाई ले ली, आउट टू आउट लंबाई चौड़ाई ले ली, और उसको एक रेट से गुणा कर दिया। वही मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गया, वही मेरा क्या आ गया? एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये क्लियर हो गया तो बताओ, मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर हो गया हो तो बताओ, मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो कैसे घुमाता है, आपको इसके और डिटेल देता हूं। इसके आगे जब क्वेश्चन पूछेगा तो आगे बच्चे कंपटीशन से हटना शुरू हो जाते हैं
क्योंकि छोटी छोटी बेसिक बातें पूछता है ना। क्या बेसिक पूछता है, देखो मैंने आपको क्या कहा, एक कमरा बताया कि यार भाई एक काम कर, एक कमरे का एक मकान है, देखो कैसे। बोला कि ये कोई एक कमरा था, ये प्लान दिखा रहा हूं आपको, प्लान, ठीक है। इसकी डायमेंशंस बता रहा हूं, इसकी डायमेंशन सपोज करो सेंट्रल लाइन से ले रहा हूं मैं, सेम ले लेते हैं 14.7, 14.7, ठीक है। ये तो मैंने इसका बोला कि प्लान है, और ये इसकी दीवार की थिकनेस कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। बोला कि सर इसका क्रॉस सेक्शन अगर बनाए तो, बोला बहुत सिंपल है, ये तो मेरी फाउंडेशन आ गई, ये क्या आ गई मेरी, कंक्रीटिंग करते हैं ना, मेरी क्या आ गई, फाउंडेशन फुटिंग वगैरह आ गई। फिर मैंने फिर मैंने क्या किया, ये मेरा ग्राउंड लेवल आ गया GL, और ये मेरा प्लिंथ लेवल आ गया, और इसके ऊपर मैंने दीवार बना दी, इसके ऊपर क्या कर दी मैंने, दीवार बना दी, ठीक है। इसके ऊपर क्या कर दी मैंने, दीवार बना दी। बोला कि ठीक है समझ में आ गया, ठीक है समझ में आ गया। बोला कि एस्टीमेट बनाओ, बोला कि एस्टीमेट बनाओ, और प्लिंथ एरिया की रेट, और प्लिंथ एरिया की जो रेट है वो है 2000 रुपए, 2000 रुपए पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रही है बात, तो आंसर बताओ जल्दी से, एस्टिमेटेड कॉस्ट, आंसर बताओ एस्टिमेटेड कॉस्ट। चलो 0.3 मीटर कर दो इसको। आधे कह रहे हैं कि आपने 30 सेंटीमीटर क्यों लिख दिया, जल्दी बताओ। पहले तो एरिया निकालेंगे, पहले तो एरिया निकालेंगे, प्लिंथ एरिया। बोला कैसे निकालूं, बोला आउट टू आउट ले लो, बाहर से बाहर। बोला 15 यहां जोड़ो, 15 यहां जोड़ो, 15 हो गया ये, 15 गुना 15 225 मीटर स्क्वायर, 225 मीटर स्क्वायर। बोला कि रेट से गुणा कर दो, 2000 रेट, 2000 रुपए पर मीटर स्क्वायर। बोला कि ये लो सर कॉस्ट आ गई, ये लो सर कॉस्ट आ गई। आप तो ऐसा कह रहे थे कि आधे बच्चे नहीं कर पाएंगे इसको, इसको तो हम सबों ने कर दिया, इसको तो हम सबों ने कर दिया, ठीक है। अगला कंसेप्ट देखो, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, हाँ 4,50,000, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो चलो एक और कंसेप्ट समझते हैं। अब जो कंसेप्ट बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, सारा फोकस यहां होना चाहिए, दिमाग में जो चल रहा है वो सब निकाल देना, दिमाग में जो जो चल रहा है वो सब निकाल देना। अगला कंसेप्ट समझने के लिए तैयार रहो सब। बोला कि ठीक है चलो बताता हूं आपको अगला कंसेप्ट। बोला कि फिर एक रूम दे दिया, फिर एक रूम दे दिया, इस रूम में दीवार दे दी, लेकिन बिल्डिंग बनाने से पहले एक ऑफसेट दे दिया। बोला बोला ये दीवार आपकी 0.3 मीटर, दीवार आपकी 0.3 मीटर, सेंटर से जो दूरी है वो फिर सेम ले रहा हूं 14.7। ध्यान से समझना लॉजिक को, सेंटर से जो दूरी है वो 14.7 है, वो क्या है मेरे भाई, 14.7 है सर। बोला कि ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो बोलते हैं ये कहलाता है ऑफसेट। ऑफसेट जानते हैं क्या आप, ये क्या कहलाता है मेरा, ऑफसेट। कितने का दिया, 5 सेंटीमीटर का दिया, 5 सेंटीमीटर का दिया। मैं इसकी बाहर वाली डायमेंशन दे रहा हूं आपको, थोड़ा चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन। मैंने कौन सी दिया, बाहर वाली डायमेंशन, ऑफसेट टू ऑफसेट डायमेंशन। हाँ भाई, हाँ भाई ऑटो कैड में होता है बिल्कुल, ओ एंटर। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा ऑफसेट था, ये मेरा ऑफसेट था। ध्यान से समझना बात को, ध्यान से समझना बात को। बोला कि चलो क्रॉस सेक्शन बनाओ, बोला कि ये ले, कंक्रीट इन फाउंडेशन। मैंने क्या करा, नीचे नीचे कंक्रीट का एक ब्लॉक बना दिया, उसके ऊपर अब मैं क्या करूंगा भाई, मेरा प्लिंथ लेवल ले जाऊंगा ना। बोला कि सर ले जाओ, ये लो ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल। बोला कि चलो ये तो मेरा हो गया GL, और ये मेरा हो गया PL, GL PL, और इसके ऊपर मैंने बना दी दीवार,
ये लो, रुक जाओ और बढ़िया बना देता हूं दीवार। हाँ भाई, हाँ भाई, सामने देखना ध्यान से। अरे 15 मीटर नहीं है यार, 5 सेंटीमीटर, हाँ 15 मीटर। इसको 15 मीटर, ये 0.3 मीटर, और ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। सामने देखेंगे सब। ये जो जगह छोड़ी है यहां से यहां तक, ये क्या है? जल्दी बताओ ये क्या है जो एरो लग रहा है? बोलेंगे सर पहले तो आपने ऐसे बनाया था। बोला मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये मेरा ऑफसेट है, ये मेरा ऑफसेट है, ये मेरा क्या है? ऑफसेट है। तो आपसे पूछेगा कि प्लिंथ एरिया निकालते समय या प्लिंथ एरिया बनाते, एस्टिमेट बनाते समय प्लिंथ ऑफसेट को शामिल करते हैं कि नहीं करते? जल्दी से जवाब लो। आप बोलोगे नहीं करते, नहीं करते, नॉट इंक्लूड। किसको? प्लिंथ एरिया, सॉरी, प्लिंथ ऑफसेट को। किसको नहीं करते? प्लिंथ ऑफसेट को। तो मुझे अब बताओ, मुझे अब एक छोटी सी बात बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें बताओ, अगर मैं आपको प्लिंथ एरिया की रेट दे दूं, अगर मैं बोला कि प्लिंथ एरिया की रेट है 1500 रुपए पर मीटर स्क्वायर, तो मुझे बताओ मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आएगी? आप लोगों के लिए एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बताओ एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आएगी? मेरे को अलग अलग बतानी है, एरिया अलग कॉस्ट अलग, एरिया अलग कॉस्ट अलग। पहले एरिया बताओ, ऐसे घोष पोष मत करो। बी, बी का है? ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने तो। इतना समझाने के बाद भी सब अलग अलग निकाल रहे हैं। हाँ भाई, सामने देखेंगे अब सब, सामने देखेंगे सब। बोला कि सर प्लिंथ एरिया एस्टिमेट निकालना है। चलो चलो एक बात बताओ, ये मेरे पास 15 और ये भी मेरे पास 15, ये भी 15 मान के चलो आप, दोनों डायमेंशन सेम है। 15 गुणा 15 करूं क्या प्लिंथ एरिया? हाँ या ना में देना है बस। 15 गुणा 15 करूं क्या प्लिंथ एरिया? हाँ या ना में जवाब दो। बोला नहीं, ये क्या कर रहे हो आप? 15 गुणा 15 मत करो, ऑफसेट को हटाओ, ऑफसेट को हटाओ। तो 15 मीटर में से, 15 मीटर में से 5 सेंटीमीटर गया, 5 सेंटीमीटर गया, तो आधे देखना बाहर कंपटीशन से, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर का झोल दे दिया ना, मीटर सेंटीमीटर का झोल दे दिया मेरे भाई। तो मुझे बताओ 15 मीटर में से 5 सेंटीमीटर गया, तो कितने मीटर बचते हैं? तो कितने मीटर बचते हैं? कितना गलत बता रहे हो? 14.15 मीटर बोल रहा है। 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, पता लग जाएगा आपको हम कितना भरते हैं। भाई 0.05 आता है क्या? और जरा घटाओ उसको 15 में से, तो आधे जो कंपटीशन से बाहर थे अब धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। बताओ 14.95 मीटर आ रहा है क्या? फिर 14.5 बोल रहे हो? बताओ 14.95 आ रहा है क्या? बोला कि सर हाँ। तो मेरे को ये बताओ, यहां से यहां तक ये और ये 14.95 हो गई, सब जगह ऑफसेट। तो क्या ये, तो क्या ये प्लिंथ एरिया हुआ क्या?
एक बोल रहा नहीं। क्यों नहीं? हाँ सही है, सही है, सॉरी। आपने एक ही घटा दिया। हमको यहां से यहां तक लेनी है ना, तो 5 5 का दोनों तरफ का ऑफसेट 10 सेंटीमीटर। ये तो मैंने सही करा है। 15 में से 5 है तो 14.95 में आता है। ठीक है, लेकिन बोलेंगे सर एक ऑफसेट थोड़ी है, ऑफसेट तो दो है, ऑफसेट तो दो है। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है भाई। 14 15 में से 5 सेंटीमीटर गया। सर ये तो आपने सही बता दिया, लेकिन सर सामने देखो ना, 5 का यहां दिया है, 5 का यहां दिया है, सब तरफ 5 5 का है। चारों तरफ कितने का है? सर 5 5 का है। बोला ठीक है, तो फिर दो घटा दो भाई। 5 5 10, 10 सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास आंसर आ जाएगा 14.9। जल्दी बताओ कितना आ जाएगा? 14.9। तो इसको 14.95 ना लिखता हुए कितना लिख दू? 14.9। क्लियर है भाई? जल्दी बताओ। ये 14.9 आ गई, ये भी 14.9 आ गई। दोनों बातें क्लियर है तो आंसर दो यस। ठीक है, 14.9 को गुणा कर दो 14.9 से। 14.9 मल्टीप्लाई बाय 14.9। 14.9 को जब 14.9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कमेंट करो कितना आता है। 222.01 आता है क्या? और यूनिट क्या आता है? यूनिट आता है सर मीटर स्क्वायर। हाँ भाई, इसको क्या करूं? अब कुछ मत करो, कॉस्ट निकाल दो। कॉस्ट क्या निकलेगी? 222.01 मीटर स्क्वायर गुणा 1500 रुपए पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, और आप लोगों की आंखों के सामने आंसर आ जाएगा। 33 30 15 आ रहा है क्या? 33 30 15 रुपए। 3,33,015 रुपए। अब बताओ, अब बताओ क्या परेशानी आई? अब बताओ क्या परेशानी आई? अब पूछ लो आप, कुछ भी 2 मिनट दे रहा हूं आपको। देखना इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लॉजिक है, बस लॉजिक। परेशानी पूछो। सर पहली परेशानी तो ये आई, 15 मीटर में से 5 सेंटीमीटर घटा रहे थे तो 14.5 आ रहा था। भाई वो 50 सेंटीमीटर के लिए था। यूनिट का गड़बड़ मत करो और डायमेंशन को बढ़िया तरीके से लो। हाँ, छोटी मोटी मिस्टेक को यहां कर लो जितनी करनी है। सबों से होती है मिस्टेक, मुझसे भी होती है मिस्टेक, आपसे भी होती है, भगवान से भी होती है ना। तो जब भगवान ही मिस्टेक करता है तो हमारी तो क्या औकात है? यार नीचे बिड्थ ज्यादा, एक ही तो बिड्थ है यार, ज्यादा कम कहां कर रहा हूं मैं। हाँ, .3 को इंक्लूड क्यों नहीं किया? ये तो पहले से ही इंक्लूड था, क्योंकि बाहर से बाहर दी थी। ये तो पहले से ही इंक्लूड था। .3, जल्दी बताओ क्लियर। .3 तो पहले से इंक्लूड था, क्योंकि मुझे बाहर से बाहर दी थी 15। इसमें ये आ गया ना पहले ही। और पूछो, और पूछो क्या प्रॉब्लम आई? सारी प्रॉब्लम्स को हटा दो, सारी प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट करेंगे, तभी बढ़िया एस्टिमेट समझ में आएगा। आज के बाद क्लास मिस नहीं करनी है, नहीं तो साफ हो जाएगा एस्टिमेट। इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी। और जो लेट आते हैं उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो आपको दोनों फैसिलिटी मिल रही है लाइव। हाँ, .3 सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया? देखो सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया? क्यों करूं? ये पूरी 15 है, मेरे को चाहिए ये, तो मैं इतनी तो घटाऊंगा बस। जब ये .15, ये 15 है, ये 5 सेंटीमीटर है, और मुझे चाहिए दीवार से दीवार, ये मेरा चाहिए मुझे। ठीक है, तो .3 तो पहले से ही घटाऊंगा क्यों? कमेंट कर दीजिए कि सब समझ में आ गया, अगर आ गया हो तो।
हाँ, रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। हाँ, फ्लोर एरिया निकालोगे तो ये आ जाओ सर, आपने बता ही रखा है। कारपेट निकालोगे तो भी आ जाओ सर, आपने बता ही रखा है। ठीक है, तो 10 मिनट 5-7 मिनट बाद आपकी नेक्स्ट क्लास है। उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। ठीक है, थैंक्स अजय सिंह। हाँ भाई, देखो इंप्रूवमेंट आपके लिए ही किए जा रहे हैं। ठीक है, ओके, अभी 5-7 मिनट बाद आपकी नेक्स्ट क्लास है सोम की।